हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज शुरू करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग माय फर्स्ट वीडियो। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। सो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, Noor's statement represent blank orientations typically at blank stage. सो गाइज यहाँ पे लॉरेंस कॉलवर्ग की स्टेजेस जो है यहाँ पे पूछी गई है कि जो नूर ने स्टेटमेंट करी है कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ शेयर करना है क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच शेयर किया था। तो इसमें जो लॉरेंस कॉलवर्ग की कौन सी स्टेजेस को जो है ये स्टेटमेंट शो कर रही है। ओके, सो आपको सबसे पहले तो लॉरेंस कॉलवर्ग की जो थ्योरीज हैं उसके ऊपर आपको मैं ले चलती हूँ। गाइस, आपको पता है कि जो लॉरेंस कॉलवर्ग है उन्होंने 3 लेवल्स दिए थे और हर लेवल के अंदर जो है उनकी 2 स्टेजेस है। फर्स्ट आपका प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, जिसमें आपका आएगा ओविडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशंस। सेकंड इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशंस, जिसमें बच्चा सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। एंड जो आपका सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशंस होता है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस होता है। और इसमें एक और आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट एक्सचेंज ओरिएंटेशंस। कन्वेंशनल स्टेजेस में एक्सचेंज ओरिएंटेशंस ये भी जो है ऐड होगा इसमें, क्योंकि एक्सचेंज में मीन जब बच्चा अपनी चीज़ों को आपस में शेयर करना इसमें शुरू कर देता है तो वो कन्वेंशनल स्टेजेस में आता है। थर्ड है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें आपका प्रिंसिपल्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। सो गाइज, जो मेन क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट कन्वेंशनल। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर जो है पोस्ट कन्वेंशनल में नहीं आएगा, ये जो है गलत होगा, ये आपका कन्वेंशनल स्टेजेस में आता है। सेकंड है ओबीडियंस, प्री कन्वेंशनल स्टेजेस में आता है, ये भी नहीं होगा। बीइंग नाइस कन्वेंशनल, ये भी नहीं आएगा। एंड एक्सचेंज कन्वेंशनल। सो गाइज, यहाँ पे नूर और जो आपके तान्या हैं वो आपस में अपने लंच को शेयर कर रही है। सो ये स्टेज आपकी है एक्सचेंज ओरिएंटेशंस। एक्सचेंज, ये पहला ब्लैंक में एक्सचेंज ओरिएंटेशंस आएगा। एंड टिपिकली एट विच स्टेज? कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है गाइज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टिपिफाइड करेक्टरिस्टिक्स। टिपिफाइड करेक्टरिस्टिक्स मीन आपने जो है किसी काम को बांट दिया कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी। डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर टू एज। सो इसमें बताया गया है कि समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो मीन जो आपके बिलीव्स हैं, ये जो पहले से ही धारणाएं लोगों ने अपने मन में दिमाग में बिठाई हुई है, तो सामान्य भाषा में जो है जन सामान्य जो हमारे लेमैन हैं वो इन अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है आपका ऑप्शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो गाइस एक तरह से भेदभाव हो गया, ठीक है, ये सिंपल वर्ड है और ये स्टीरियोटाइपिंग में ही आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका ये भी नहीं होगा। जेंडर रोल्स मीन आपने लोगों को रोल में बांध दिया कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी। जेंडर आइडेंटिटी जो है एक तरह से कंसेप्ट है जिसमें मीन बच्चा जब 2 या 3 साल का होता है तो उसको लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है जेंडर की। जेंडर आइडेंटिटी हो गया, जेंडर स्टेबिलिटी हो गया और जेंडर कॉन्स्टेंसी, ये 3 वर्ड अलग से हैं, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी मैं आपको बता देती हूँ, 2 से 3 साल के बीच में होता है ये, जब बच्चा जो है अपने आप को लेबल्स बॉयज़ और गर्ल्स जो है आइडेंटिफाई करता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि जेंडर क्या होता है। उसको नो नॉलेज अबाउट दैट जेंडर इज स्टेबल फॉर लाइफ। उसको ये भी पता नहीं होता है कि जो जेंडर है वो पूरी लाइफ के लिए स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट है जेंडर स्टेबिलिटी, ये 3.5 साल से शुरू होती है, जिसमें चाइल्ड रियलाइज दैट देयर ऑन सेक्स विल नॉट चेंज, उसको रियलाइज हो जाता है थोड़ा सा। और जेंडर कॉन्स्टेंसी मीन 5 से 7 साल के बीच में आती है, जिसमें बच्चे रियलाइज करता है कि जो जेंडर है वो चेंज नहीं होगा और वो कॉन्स्टेंट रहेगा।
और उसको इस स्टेज में नॉलेज हो जाती है सेक्स डिफरेंसेस की। ओके गाइस, तो ये जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कॉन्सिस्टेंसी का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। इसका फोर्थ है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, देखिए जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एक तरह से बिलीव्स होते हैं जो लोगों ने अपने दिमाग में बना के रखे हुए हैं कि ये चीज़ यही लोग करेंगे। लड़के हैं तो लड़के रॉकेट साइंस का यूज़ करेंगे और लड़के हैं तो वो घर का ही काम करेंगे, जो पहले से चली आ रही है। तो बिलीव्स जो है, जब बात बिलीव्स की आती है तो मेन वो आएगा आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। इसको मैंने आपको एक डायग्राम के, इसमें जो डायग्राम है सेकंड और थर्ड आगे जो क्वेश्चन आएगा उसकी भी सेम डायग्राम रहेगी, लेकिन ये जो डायग्राम है ये एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की डायग्राम है। ये डिस्क्रिमिनेशन मीन जहाँ पे प्रेफर वन जेंडर ओवर द अदर। ओके गाइस, Third question. Recently, there has been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This move is important because देखिए हाल ही में जो पाठ्यचर्या है उसमें जो बच्चों का जो सिलेबस है उसमें ऐसी कहानियों को जोड़ा गया है जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि पिता जो है घर के कार्यों में लगा हुआ है और माता जो है साहसिक गतिविधियाँ, जैसे कि वो जहाज चला रही है, ठीक है, गाड़ियाँ चला रही है, ऐसे दिखाया हुआ है। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है गाइज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आप ऑप्शन में देख सकते हो। फर्स्ट है इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायसनेस। क्या ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है? जी नहीं। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्या ये जेंडर की जो जेंडर के लिए जो स्टीरियोटाइपिंग दिमाग में बनी हुई है, पहले से धारणाएं बनी हुई है, क्या उनको समाप्त करता है? बिल्कुल, देखेंगे इस ऑप्शन को। इट एम्स टू एनकरेज जेंडर कॉन्सिस्टेंसी। जेंडर कॉन्सिस्टेंसी आपको बताया कि जब बच्चा 5 या 7 साल का होता है तो उसको पता लग जाता है कि उसका जेंडर जो है वैसा ही रहेगा, जेंडर जो है सेम रहेगा, चाहे अपीयरेंस उसकी जो शक्ल है वो चाहे उसको चेंज हो जाए या चेंज कर ले। ये भी नहीं होगा। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है? जी नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया आपका सेकंड आंसर, मीन इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। लोगों के दिमाग में जो चली आ रही है औरतों के लिए, ये औरतों के प्रति, मीन औरतें घर का काम ही करेगी, उस चीज़ को बदलने के लिए ये जो है ये प्रयास किया जा रहा है ताकि ये चीज़ ख़त्म हो। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू Vygotsky, when adults adjust to support to extend the child current level of performance, it is called, मीन जब एक बेसिक बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को, निष्पादन मीन जब वो कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य को सहयोग के द्वारा, थोड़ी सी हेल्प के द्वारा उस कार्य को और आगे बढ़ाया जाता है, तो Vygotsky के अनुसार जो है उसको क्या कहा जाता है? गाइज, लेव Vygotsky जिन्होंने सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स दे रखा है, सोशियो कल्चर थ्योरी दे रखी है, और उन्होंने मेन जो है 3 एस्पेक्ट्स पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया है, दैट इज सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं ऑप्शन की तरफ। डिस्कवरी लर्निंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड इंटर सब्जेक्टिविटी। तो गाइज सबसे पहले तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन पहले आपको बता देती हूँ मैं, इसका सही ऑप्शन होगा स्कैफोल्डिंग। ओके, तो स्कैफोल्डिंग क्या है इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो गाइस देखिए, ये सर्कल है, यहाँ पे मान लीजिए कि बच्चा है। ओके, तो यहाँ पे बच्चा कैन डू इंडिपेंडेंटली, यहाँ तक तो बच्चा जो है, एक मिनट, यहाँ तक बच्चा जो है कैन डू इंडिपेंडेंटली, ठीक है, यहाँ तक तो बच्चा खुद कर लेगा किसी भी काम को। ओके, लेकिन जब उसने इस सर्कल से आगे यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो वहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ती है किसी गाइड की। ओके, यहाँ पर उसको जाने के लिए किसी गाइड की ज़रूरत पड़ती है, तो दैट इज़ कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसको कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, और वो जो हेल्प उसको देगा वो एक मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन देगा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, जिसको उसके बारे में नॉलेज होगी वही उसको हेल्प करेगा। तो ये आपका ZPD जो है कहलाता है। और इससे आगे जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा बच्चा, तो ये वाला जो भी सर्कल आपका बनता है, तो इसमें बच्चा कांट डू इवन इफ गाइडेड, यहाँ तक
वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे उसको हेल्प भी मिल जाए। ओके, तो स्कैफोल्डिंग जो है एक तरह से टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि बच्चा साइकिल को चला रहा है, लेकिन जैसे ही वो गिरना शुरू होगा तो उसका जो पिता है वो उसको थोड़ी सी हेल्प दे देगा, टेम्परेरी हेल्प, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। ओके, जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंस है मदद के और बिना मदद के बीच का। ओके गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। सो जब आपका थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसका आपका सही आंसर होगा स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग। तो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है उसके अनुसार जो हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग है वो कब डेवलप होगी बच्चे में। ओके, तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो गाइज इसमें आपको बताना है। सो इसके लिए आपको ये वाले स्टेजेस आपको देखना पड़ेगी। तो गाइज आपको पता है कि जो सबसे पहली स्टेजेस है इसकी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जो कि 0 से 2 साल के बीच में आती है। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, डेफर्ड इमिटेशन किसी चीज़ की, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। और जबकि प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल तक होती है, जिसमें बच्चे इगोसेंट्रिक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, मेक बिलीव प्ले होता है, आपकी इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होती है। और थर्ड आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल के बीच में होती है, जिसमें बच्चा जो है चीज़ों को देख के सीखता है। एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशन में आते हैं आपके डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें बच्चा जो है डिडक्टिव नेचर का हो जाता है। उसमें जो सोच है वो किसी भी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, हाइपोथेटिको इस स्टेज में आएगा। तो गाइज जो आगे क्वेश्चन है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस जो है इसमें पूछी गई है, जिसमें बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट रूप से थिंक करना शुरू कर देगा। डिडक्टिव रीजनिंग मीन बच्चा जो है जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। जनरल्स मीन पहले रूल्स होते हैं, बाद में पहले रूल्स बाद में एग्जाम्पल। रूल्स जैसे कि बना लिया कि ऑल मैन्स आर मोर्टल, देन अब एग्जाम्पल की तरफ जाएगा वो मोहन इज ए मैन एंड सो मोहन इज मोर्टल। ओके गाइस, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में उसकी इंडक्टिव रीजनिंग आती है। इंडक्टिव मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल, जिसमें पहले एग्जाम्पल आते हैं बाद में रूल बनते हैं। ओके गाइज, सो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग है वो आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू ब्लैंक इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड सोशल process and influence of culture context of children thinking. So guys, understand of social and cultural, ये दोनों ही आपको पता है किसने दिया है, ये किसकी थ्योरीज में आता है, ये आता है आपका लेव वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन में लॉरेंस कोलबर्ग नहीं होगा, जीन पियाजे भी नहीं होगा, अल्बर्ट बंडूरा भी नहीं होगा, ये आपके होंगे लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ए टीचर ऑफ ग्रेड 6-8 इन हिज क्लासरूम शुड। इसमें जो है पियाजे का जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरीज है उसको इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो एक ग्रेड 6 to 8 मतलब ग्रेड मीन क्लास 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों को जो है शिक्षक जो है कैसे ट्रीट करेगा, मीन उनके साथ जो है किस प्रकार के क्वेश्चन उनके सामने पुटअप करेगा। ओके, तो फर्स्ट है आपको पता होना चाहिए कि 6 to 8 क्लास, ठीक है, तो 6 to 8 में मीन बच्चा कम से कम 11 साल से ऊपर ही होगा। ओके, तो फर्स्ट है डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्गूमेंट। डिस्करेज तो किसी भी चीज़ के लिए टीचर नहीं करता है, लॉजिकल आर्गूमेंट के लिए तो होगा नहीं। प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। सो गाइज नेक्स्ट पढ़ते हैं, यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल टू टीच ए पॉइंट, टीच ए कॉन्सेप्ट एंड रिलाई सोली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, जो कि कभी भी नहीं जैसे कि पाठ्यक्रम में दिया है वैसे ही उनको पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे कॉन्क्रीट मटेरियल आपको पता है बच्चे जब 7 से 11 साल का होता है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस होती है, ये तो होगा नहीं बच्चा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों की। सो ये वाला ऑप्शन आपका सेकेंड ऑप्शन इज राइट, मीन प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। सो गाइज
ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगी 11 साल से ऊपर या 12 साल से आगे बच्चों के लिए, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चों से जो है एक टीचर जो है ऐसी प्रॉब्लम जो है प्रेजेंट करेगा जिसमें रीजनिंग लगेगी, ठीक है, और रीजनिंग बेस पे वो उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो गाइज इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ओके गाइज। तो सबसे पहले तो आपको जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी रखी है, उन्होंने जो इंटेलिजेंस है उसको 8 टाइप में डिवाइड किया है कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। उनके अनुसार जो इंटेलिजेंस है इंटेलिजेंस के बहुत से टाइप हैं, लोगों में अलग अलग होती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में अच्छे तो आप मैथ में भी अच्छे होंगे। उनके अनुसार इंटेलिजेंस जो है इज़ नॉट ए सिंगल एंटिटी, एक यूनिट नहीं है। इंटेलिजेंस का टाइप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है सारी इंटेलिजेंस की इकट्ठी हेल्प भी ले सकते हैं। तो उनके अनुसार जो है 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। फर्स्ट है इसकी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल लिंग्विस्टिक मीन आप जो है आप में भाषा बुद्धि है, भाषा पर किसी भाषा पर अच्छी पकड़ होना। इसमें आपके एग्जाम्पल ऑथर्स, राइटर्स एंड पोइट आते हैं। सेकंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मीन जिसमें म्यूजिक पर जो है उसकी अच्छी पकड़ है, आप एग्जाम्पल AR रहमान ले सकते हो। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल मीन जो मैथमेटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस मीन जिसका विजुअल स्पेशल बहुत अच्छा होता है, देखकर चीज़ों को जो है समझना, ठीक है। इसमें आपके आर्किटेक्ट आते हैं, जैसे कि आपने अगर फाइनेंस चैनल देखा होगा तो उसके ऊपर स्मॉल बजट बिग मेकओवर आता है, जिसमें जो है थोड़े से बजट के साथ जो है आपका बहुत अच्छा घर वो बना देते हैं, ठीक है। स्कल्पचर आते हैं इसमें स्पेशल इंटेलिजेंस में, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। फिफ्थ है बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस। इसमें आपके स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं। सिक्स्थ है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मीन बहुत सारे लोगों के साथ जो है उनका कनेक्शन अच्छा होता है, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वो कन्विंस कर पाते हैं। और इंट्रापर्सन मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हो कि खुद में ही रहता है, वो इंट्रोवर्ट आप उसको कह सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आपका नेचुरलिस्टिक, ठीक है, जिनका प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्रकृति के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज होती है। और कुछ लोग जो है एक्टिविस्ट भी होते हैं, इनके प्रति जो है नेचर के प्रति काम करते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था ताकि जो हमारे पेड़ हैं उनको काटने से रोका जा सके, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दे रखी है, ठीक है। अब ले चलते हैं आपको ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, अब आप इजीली बता सकते हो। जो फर्स्ट ऑप्शन है सेंसिटिविटी टू दी साउंड्स, रिहाइम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ध्वनि, ताल तथा शब्दों के प्रति संवेदनशीलता। तो ये तो आपका हो गया वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की गई है, ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि लॉजिको मैथमेटिकल की बात पूछी है। सेकंड एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पैटियल वर्ल्ड एक्यूरेटली, तो ये आपका विजुअल स्पेशल में आता है इंटेलिजेंस है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट पिच, रिहाइम, एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस, ओके। तो इसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। जी हाँ गाइज, यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपने लॉजिकल मैथमेटिकल या रीजनिंग के क्वेश्चन किए होंगे तो इसमें एक पैटर्न बने होते हैं कि पहले 3 पैटर्न है और चौथी जो डायग्राम होगी वो भी उन 3 पैटर्न को फॉलो कर रही होती है। तो जो इंसान उस चीज़ों को अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर पाता है तो वो एक लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है। तो उसका राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। तो इसमें वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे जो हैं आदतों को, अपनी जो स्किल्स हैं, वैल्यूज़ हैं और जो उनकी अभिप्रेरणा है उसको सीखते हैं और समाज के एक जिम्मेवार नागरिक जो है बनते हैं, और बिल्कुल एक्टिव रूप से, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है सोशलाइजेशन, समाजीकरण, इंक्लूजन, मेन स्ट्रीमिंग, डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले इनका थोड़ा सा मीनिंग जान लेते हैं।
सोशलाइजेशन तो आपको पता लग ही गया होगा इस ऑप्शन से कि समाजीकरण मीन समाज में रह के कैसे बच्चा सीखता है। इंक्लूजन्स होता है आपका मेन इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सेम एजुकेशन सभी बच्चों को, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे एबल्ड हो, नॉर्मल बच्चे हो, उन सभी को जो है एक साथ लाया जाता है, एक साथ एजुकेशन दी जाती है, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर फुल एंड एक्सेप्टेड मेंबर्स ऑफ देयर स्कूल कम्युनिटी। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि इसमें जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनको भी जनरल स्टूडेंट्स के साथ एजुकेशन दिया जाता है, उनको अलग से शिक्षा नहीं दी जाती है, उनको उन्हीं के साथ शामिल करके एजुकेशन दी जाती है, क्लासेस दी जाती है। फोर्थ है डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है जिसमें भेदभाव किया जाता है, ठीक है, प्रेफर वन जेंडर ओवर द अदर। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बच्चे जो है कहाँ जो है इन सभी चीज़ों को जो है एक्वायर करते हैं, जिससे कि वो बच्चों को एक समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाती है। तो वो एक ही चीज़ है, दैट इज सोशलाइजेशन, समाजीकरण में समाज में रह के ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्टेड। तो इसमें हेरिडिटरी अनुवांशिकता की बात की गई है और पर्यावरण की बात की गई है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 देख लेते हैं, द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटरी। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ हेरिडिटरी के कारण ही होता है। गाइज आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि जो डेवलपमेंट है इक्वल टू हेरिडिटरी इनटू इन्वायरमेंट, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से ही जो है इकट्ठी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है, तो ये वाला ऑप्शन तो इसका नहीं होगा। सेकंड है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन। ये बोल रहे कि इन्वायरमेंटल ही जो है टोटली डेवलपमेंट करता है एक ह्यूमन की, ये भी सही नहीं होगा। थर्ड है, नीदर हेरिडिटरी नोर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों ही बातों को मना कर दिया इन्होंने, जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है नहीं, ठीक है। तो गाइस बचा आपका फोर्थ ऑप्शन। इसके लिए आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। तो फोर्थ ऑप्शन में आपको बताया गया है कि जो आपकी हेरिडिटरी है, जो आपकी डेवलपमेंट है, वो दोनों इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक, दैट इज हेरिडिटरी, दोनों ही जो है इन दोनों का बहुत महत्व होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। ओके गाइस, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। प्रोग्रेसिव मीन जब बच्चा विकासशील स्थिति में होता है, गतिशील स्थिति में होता है, जब बच्चा खुद से जो है चीज़ों को सीखता है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चा जो है खुले वातावरण में बच्चों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, बाय एक्सपीरियंस चीज़ों को सीखेगा वो, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पे होगा। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन मीन गिव मोर वैल्यू टू एक्सपीरियंस देन फॉर्मल लर्निंग। ओके गाइज, तो चलते हैं इनके ऑप्शन की तरफ। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, द नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सेकेंड, नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, क्या बच्चा जो है पैसिव होके बिल्कुल निष्क्रिय होके जो है चीज़ों को सीखता है, गलत, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज, मीन विद्यार्थी के द्वारा उसी ज्ञान को दोहराया जाता है जो किताबों में लिखा है वही बार बार दोहराता है, नहीं, उसको प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं बोलेंगे। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर्स, क्या जैसा शिक्षक उसको निर्देश देगा क्या बच्चा उसी चीज़ को जो है उसी ज्ञान को अनुसरण करेगा। सो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। सो इसका राइट आंसर इज नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। जैसे कि आपने देखा कि इसमें बच्चा जो है अपने दिमाग से खुद जो है लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा जो है चीज़ों को करता है और उससे अपने जो कॉग्निटिव लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो ये आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में होता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। कंटिन्यूस CCE, ठीक है गाइज, यहाँ पे CCE के बारे में पूछा है कि उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज आपका ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, only summative assessment, neither formation or nor summative assessment, both formative and summative assessment using a wide variety of strategy। तो इसके लिए आपको मैं गाइस थोड़ा सा CCE के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा।
सो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है एक तरह से इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, जिसमें बच्चों को जो है फीडबैक प्रोवाइड की जाती है। और इंटरनल इवैल्यूएशन इसको बोला जाता है क्योंकि यह प्रोग्राम जब चल रहा होता है, जब लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो उस टाइम पे जो है इवैल्यूएशन की जाती है। इसमें बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है उनको देखा जाता है कि बच्चा कौन सी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है। अगर बच्चा मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पार्ट ही कर पा रहा है और ऐसे पार्ट नहीं कर पा रहा है, उसमें फेल हो रहा है, तो उसको जो है रीइंफोर्स किया जाता है ताकि उस चीज़ को वो क्योर कर सके। ठीक है, सो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है आपकी इसमें आएगा, आपके यूनिट एंड टेस्ट किए जाते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं और क्वार्टरली टेस्ट किए जाते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और जो आपकी सुमेटिव असेसमेंट है, सुमेटिव असेसमेंट जो है आपकी इंटरनल होती है। एक मिनट गाइस, सुमेटिव असेसमेंट आपकी जो है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, इसमें जो है सर्टिफाई द लर्नर वाई ग्रेडिंग होती है, और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जो है डन एट द एंड ऑफ और कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जब कोर्स पूरा हो जाएगा तब आपकी सुमेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि जो इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्ट हैं वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और इसमें कोर्स ग्रेड दिए जाते हैं बच्चों को। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं ओरल, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट्स एंड टर्म पेपर, जो आपके हर साल बच्चों के पेपर होते हैं। ओके गाइस, सो आपका CGE यहाँ पे पूछा गया है कि इनके ऑप्शन क्या होंगे। तो द ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये क्या? बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मेटिव अकेला नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। ओनली सुमेटिव ये भी नहीं होगा। नीदर फॉर्मेशन नॉर सुमेटिव असेसमेंट, दोनों ही नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं। कौन सा होगा? तो फिर ये होगा आपका बोथ फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट यूजिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, वो सी स्ट्रेटेजीज यूज करके, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए कि किस तरह से इंटरनल इवैल्यूएशन होती है, किस तरह से एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होती है, उनके द्वारा बच्चों के जो पूरा मूल्यांकन किया जाता है, समग्र मूल्यांकन किया जाता है और वो कंटिन्यूस किया जाता है। ठीक है, ताकि उसके करिकुलम को करिकुलम दोनों एक्टिविटीज़ के जो इफेक्ट हैं उनको देखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट पीपल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप typically perform poorly in academic. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step कैन बी। तो मीन हमारी ऐसा होता है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को जो है अलग अलग उसके स्रोत, उसके फ्रेंड्स, उनसे पता लगता है, बार बार ये बताया जाता है उस बच्चे को, एक ही बार बताई जाती है कि भाई तुम्हारे वर्ग के जो लोग हैं, वहाँ से जो लोग आते हैं वो हमेशा कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग को जो है एक टीचर्स जो है कैसे जो है उसको हल करेगा, कैसे जो है इस चीज़ को ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन 1, इग्नोरिंग सच कंसर्न्स। क्या टीचर्स को ऐसे कंसर्न्स को जो है इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, तब तो ये कैसे खत्म होगी। ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशंस बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप। क्या उस टीचर को जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के जो बच्चे हैं उनमें कंपटीशन करवाना चाहिए? इससे तो उनमें जो है और ज़्यादा फूट पड़ेगी, ये ऑप्शन तो नहीं अडॉप्ट करेंगे। सजेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू लीव एकेडमिक एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन्स। क्या हम उसको विद्यार्थी को पढ़ाई छोड़ने के लिए ही मना कर देंगे कि आप किसी और फील्ड में जाओ? बिल्कुल नहीं, एक टीचर ऐसा कभी नहीं करेगा। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये वाला ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, सो यही ऑप्शन होगा, बिकॉज एक टीचर को जो है उन बच्चों को ये बताना चाहिए कि जहाँ से ये बच्चे आ रहे हैं, जिस वर्ग से ये बच्चे आ रहे हैं, वहाँ के भी कुछ रोल मॉडल रहे होंगे, कुछ जो लोग जिन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, तो उनके बारे में उन बच्चों को कहानियाँ सुनानी चाहिए, एग्जाम्पल देना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग वहाँ से निकले हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। सो उस तरह से जो है उन बच्चों की इन जो उनके दिमाग में जो बिलीफ्स बने हुए हैं स्टीरियोटाइपिंग टाइप के, जो उनके कहीं से भी उन्होंने गेन किए हैं स्टार्टिंग से अपने कल्चर से, सो उनको दूर किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर शुड। इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है जिसमें स्पेशल प्लस जो है आपके नॉर्मल चाइल्ड दोनों को इकट्ठे जो है सीखने का मौका मिलता है। स्टूडेंट सभी को सीखने का मौका देना और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको समझाया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, इसमें हैंडीकैप जो है सभी प्रकार के जो है बच्चों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग ही टीचर जो है प्लान करता है और स्ट्रेटेजी बनाता है। सो ऑप्शन देखते हैं।
सो इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? सबसे पहला है believe that every child has a potential to learn as per their ability and strength. शो एंड एटीट्यूड्स ऑफ पिटी एंड सिंपथी टुवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर। क्या उसको जो है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके प्रति पिटी, दया और सिंपथी दिखानी चाहिए? सिंपथी तो कभी भी नहीं, क्योंकि आपके इस एग्जाम में सिंपथी या क्लासरूम में सिंपथी कभी नहीं होता है, इम्पथी होता है। ठीक है, देयर इज सिंपथी एंड इम्पथी, दोनों में डिफरेंस है। सिंपथी होता है आप किसी को देख के जो है आप उसको बेचारा इसके ऐसा हो गया ऐसा कहोगे, लेकिन इम्पथी में क्या होता है कि आप खुद को उसकी जगह रख के देखते हो। ठीक है, दैट इज डिफरेंस। तो एक टीचर जो है हमेशा एम्पथी लेके चलता है, एम्पथी की भावना उसमें होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर भी नहीं होगा। थर्ड इज यूज लेबल्स सच एज हैंडीकैप चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन। बच्चा टीचर क्या करेगा, उनको क्या कैटेगराइज कर देगा, ये अपाहिज बच्चा है, ये मंदबुद्धि बच्चा है, ये कह के उनको बुलाएगा? गलत, ये तो गलत होगा। पे अटेंशन ओनली टू गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। क्या वो सिर्फ जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, क्या उन्हीं पर ध्यान देगा, टैलेंटेड बच्चों पर ध्यान देगा? जी नहीं, बिकॉज इंक्लूसिव क्लासरूम में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन 1 है, दैट बिलीव्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ ए पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। मीन हर एक बच्चे में वो डिसेबल्ड है, लेकिन वो इस सिचुएशन में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सीख नहीं सकता है। ठीक है, तो वो हमेशा शिक्षक देखेगा कि ये विश्वास करेगा कि हर एक बच्चा जो है पोटेंशियल है सीखने में और उनकी एबिलिटी और उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स शो द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। एक विद्यार्थी कक्षा में जो है जो नीचे लक्षण दिए गए हैं उनको दिखाता है। पहला क्या है, एंजाइटी अराउंड रीडिंग, के पढ़ने के प्रति उसको चिंता रहती है। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड और लेटर्स, उसको शब्दों और अक्षरों को पहचानने में भी कठिनाई होती है। पुअर बुकैब स्किल्स, जो पहले से पढ़े हुए जो आपकी उसकी बुकैबुलरी स्किल्स है वो जो है बहुत ही पुअर होती है। डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीड, जो उसने पढ़ा था पहले उसको याद करने में उसको डिफिकल्टी हो रही है। तो ये सारे लक्षण जो है किस चीज़ के हैं? ठीक है, तो नीचे आपने बताना है दीज आर इंडिकेशंस ऑफ। सबसे पहला ऑप्शन है एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स। क्या वो सोलिन विद्यार्थी के हैं? बिल्कुल नहीं। एक क्रिएटिव स्टूडेंट्स तो कभी भी जो है उसमें ये वाले लक्षण कभी नहीं दिखाई देंगे। ए स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या उसमें जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है? ए स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट तो इसका आंसर नहीं होगा गाइज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे कि आपको मैं अभी दिखाती हूँ, लर्निंग डिसेबिलिटी मीन जिसमें जो है जिसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, पठन विकार, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, चीज़ों को पढ़ने में जो है बच्चों को समस्याएं आती है। ठीक है, पढ़ने में बच्चों को समस्याएं आती है, जैसे कि सा को वास पढ़ना, डॉग को गोड पढ़ना। ठीक है, तो ये सारे जो है लक्षण हैं डिसलेक्सिया के, जो कि एक बच्चे में होती है। ये सारे जो एंजाइटी वगैरह ये सब कुछ है उसी के लिए है। सो ये एक तरह से क्या है, ये स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर कैन एड्रेस नीड ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाई। एक टीचर जो है एक इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है स्पेशली एबल्ड लर्नर को जो है उनकी जो नीड्स है उनको कैसे एड्रेस करेगा? सो गाइज आपको पता होना चाहिए जो स्पेशली एबल्ड लर्नर जो होते हैं वो अनेबल होते हैं रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ को ईजिली कर पाने में। ऐसा नहीं कि इनमें कैपेबिलिटी नहीं होती वो सब करने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इनको एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है, गाइड की जरूरत पड़ती है। जो इंक्लूसिव क्लासरूम होते हैं उसमें एक टीचर ही नहीं होता है, बल्कि बहुत से टीचर्स होते हैं अलग अलग फील्ड्स के, जैसे कि हैंडीकैप बच्चों के अलग से होंगे, डीफ, ब्लाइंड। ठीक है, इन सब बच्चों के अलग से इंस्ट्रक्टर होंगे। वो उनके अकॉर्डिंग जो है उनकी जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होगी उनके अकॉर्डिंग उनको प्लान तैयार करेंगे, लेसन प्लान सेट करेंगे और उनकी जो विशेषताएं हैं और उनकी जो गुण और अवगुण हैं उनके अनुसार उनको टीचिंग करवाएंगे। ठीक है, सो गाइस आप क्वेश्चन नंबर 16 में इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है टीचर क्या करेगा, कैसे एड्रेस करेगा? सबसे पहला, एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट। क्या वो सिर्फ आंकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करेगा और उस पर रटने पे अभ्यास पे बल देगा? बिल्कुल नहीं, रटना तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, फ्लोइंग
यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, क्या वो एक ही मेथड यूज़ करेगा बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने का? जी नहीं। जो बच्चे अंधे हैं उनको क्या हम इशारा कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे, वो उस चीज़ को नहीं समझेगा, तो एक पैटर्न हम फॉलो नहीं कर सकते। थर्ड, गिविंग ए लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसरिंग फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स, क्या हम उनको जो है कॉपी करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे और लिखने का काम ज़्यादा देंगे बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं, ये भी सही नहीं है। फोर्थ है आपका developing specific learning objects based on an analysis of each student's learning strength and weaknesses। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों का एक तरह से आप बोल सकते हो शॉर्ट मीन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेटनेस, जिसमें बच्चों की जो भी स्ट्रेंथ होती है, बच्चों की जो भी वीकनेसेस है, उनकी जो आपकी कह सकते हो लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, उनके विश्लेषण के आधार पर उनको देखेंगे पहले, उसके आधार पर जो है उन बच्चों को जो है हम विशेष लेसन प्लान सेट करेंगे और उनके जो लर्निंग उद्देश्य हैं उनको विकसित करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय, एक शिक्षिका जो है उसकी कक्षा में जो कुछ बच्चे हैं क्रिएटिव लर्नर हैं उनको कैसे इनकरेज करेगी? ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिव हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। 4 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी हैं, ठीक है। सबसे पहला ओरिजिनलिटी, आप कह सकते हो ओरिजिनलिटी, जिसमें यूनिकनेस ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए, आइडिया बिल्कुल नया होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए, ईजिली मूव करना एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ, फ्लुएंसी ऑफ आइडिया होना चाहिए, मीन एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा आइडियाज़ उसके आने चाहिए, इलेबोरेशन होनी चाहिए, मीन डिटेल्स ऑफ आइडिया होना चाहिए। सो दैट इज एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका 17 का फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या बच्चों की जो ओनली कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसी पे जो है बल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना, ठीक है। डिस्करेजिंग डाइवर्ट थिंकिंग, डिस्करेज तो कोई टीचर कभी भी नहीं करेगा किसी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़, डिस्करेजिंग दी स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस। क्या टीचर डिस्करेज करेगा कि ऐसे आप नए जोखिम मत लो, आप ठीक है नए चैलेंज मत लो, इसके लिए उसको डिस्करेज करता है कि उसके लिए हानिकारक होगा? एक टीचर ऐसा कभी भी नहीं करेगा, डिस्करेजिंग वाला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो सही ऑप्शन इसका होगा एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़। जी हाँ, एक टीचर जो है बच्चों को एनकरेज करेगा कि एक से ज़्यादा व्यूज़ वो लेके आए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव लेके आए एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़। जो उसके जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, मीन ऐसे आइडियाज़ जो काम के हैं, जिनका कुछ मतलब है, उनको अप्रिशिएट करेगा। सो राइट ऑप्शन इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। कौन से फैक्टर ये सपोर्ट करते हैं कि जो कक्षा में जो अधिगम है वो अच्छा जा रहा है? ठीक है, फर्स्ट है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न। क्या हम टेस्ट जो ले रहे हैं उनको बढ़ाते जाएंगे ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन को बढ़ावा हो? जी नहीं। इंक्रीजिंग रिवार्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, क्या हम बच्चों को इनाम ही बांटते जाएंगे उनको मोटिवेट करने के लिए? क्या इसका मतलब ये है कि लर्निंग अच्छी जा रही है? जी नहीं। फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या टीचर सिर्फ लेक्चर मोड का यूज़ करेगा? जी नहीं। showing genuine interest in the content matter and having concern for children's overall well-being and learning, ये वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें जो है टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट उसके बारे में इंटरेस्ट, उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए और जिसको पढ़ा रहे हैं उनकी नीड्स को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो बच्चों को मीनिंगफुल चीज़ें सिखा सके और लर्निंग प्रोसेस को जो है क्लास में इफेक्टिव बना सके। तो राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज। एग्जाम्पल यहाँ पे बताना है आपने कि इफेक्टिव प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी मीन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या अपनाएंगे? ठीक है, फर्स्ट है नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएशन द सॉल्यूशन। क्या आपने कोई अटेंशन पे नहीं करेंगे इवेल्यूशन सॉल्यूशन मीन जो आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, अब आप उसको इवेल्यूट नहीं करेंगे कि क्या वो सही है या गलत है, उसका आंकलन नहीं करेंगे? बिल्कुल
ये वाला गलत होगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि जो सोल्यूशन मैंने निकाली उसको फाइनल कर दिया, उसका जरूर हमें इवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए। सेकंड, फंक्शनल फिक्सडनेस, फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन जो तरीके पहले से चले आ रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसी तरीके को बार बार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गाइस पता है कि हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हर एक प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक ही तरीका यूज़ करेंगे तो फिर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं होगी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो इसका आंसर भी ये वाला नहीं होगा। रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए प्रॉब्लम, यही वही बात है कि एक ही तरीके से प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना, ये भी गलत है। ठीक है। फोर्थ है मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, ये वाला ऑप्शन सही है। मीन्स एंड, मीन्स होते हैं आपके साधन, एंड मीन गोल्स, मीन आप जो है हर एक समस्या पे जो है अलग अलग तरीके यूज़ करने चाहिए ताकि एक जो है अच्छे बेस्ट वे में जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके। हमें किसी गोल को अचीव करने के लिए हम किस साधन को अपनाएंगे, एक ऑर्डर डिसाइड कर लेना चाहिए कि पहले मैं ये करूँगी फिर बाद में ये करूँगी, तो इस तरीके से जो है आप एक बेहतर ढंग से जो है प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो। तो राइट ऑप्शन इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। स्टूडेंट इन जैसे क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे नोट आता है वो बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार जो है हम नोट को कंसीडर नहीं करते हैं और आंसर गलत दे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो स्ट्रेटेजी जो है इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग में यूज़ नहीं होती है वो आपने बतानी है। सो इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, क्या बच्चों को जो है इंट्यूटिव गेसेस मीन जो सहज अनुमान जब बच्चे लगाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से, चाहे वो गलत भी हो फिर भी टीचर जो है उनको थोड़ा सा इनकरेज करते हैं कि आगे के लिए वो थोड़ा सा सही और करके आए, तो बिल्कुल सही एनकरेजिंग करता है टीचर टू इंट्यूटिव गेसेस के लिए, ये वाली स्ट्रेटेजी इफेक्टिव है। सेकंड, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशंस, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चों को छोड़ा जाता है लैब में और एक्सप्लोर करने के लिए ताकि वो इन्वायरमेंट में जाके कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करें, तो ये स्ट्रेटेजी भी यूज़ की जाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। डायलॉग एंड डिस्कशन, बिल्कुल डायलॉग मस्ट बी देयर, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में आपसी वार्तालाप होना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तभी जाके कोई कंक्लूजन निकलेगा, ये भी जो है स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है टीचिंग लर्निंग में। 4 है फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, मीन रिप्रोडक्शन मीन जो नॉलेज बार बार सेम ज्ञान को दोहराना, ठीक है, कुछ नया नहीं ढूंढना, तो ये वाली जो है स्ट्रेटेजी जो है टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं है टीचिंग लर्निंग की। सो इसका राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रंस हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लास। कक्षा में कुछ बच्चे जो है नॉन अटेंटिव है, बिल्कुल उनका ध्यान नहीं पढ़ने में, तो इस बात को जो है टीचर जो है इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, कई बार क्लास में बच्चे कुछ ऐसे होते हैं। तो फर्स्ट है, आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, क्या आप बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे? जी नहीं, ये वाला तो नहीं होगा। स्कोल्ड देम फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द इंटायर क्लास, उनको डांट देंगे पूरी क्लास के सामने, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है बच्चों की जो इंटरनल जो है उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को कभी भी। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन्स फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, गिव देम ए लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क, उनको बहुत ज़्यादा मीन अगर वो नॉन अटेंटिव है तो क्या आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम कर दोगे, वर्कशीट दे दोगे घर के लिए कि आप भाई आपकी सजा यही है, ये वाला भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन इसका होगा टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन्स फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। सही, बिल्कुल यही सही होता है एक टीचर्स के लिए कि उससे बात करो, क्योंकि एक बच्चा जब अगर नॉन अटेंटिव है क्लास में तो हो सकता है उसका जो सोशली फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ कोई और प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसको जानने की कोशिश एक टीचर करेगा, ठीक है, और उसकी रुचि का कारण क्या है वो भी जानने की कोशिश करेगा, तभी जो है एक टीचर जो है उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकेगा। तो राइट ऑप्शन इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सुजेस्ट दैट ब्लैंक इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। जो संरचनावादी उपागम है जिसमें ये बोला जाता है कि बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी समझ को बढ़ाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके, जिसमें जीन पियाजे ने जो है बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा गया है। ठीक है, तो ये अप्रोच बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, कंडीशनिंग, पनिशमेंट, रोट मेमोराइजेशंस, ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। राइट ऑप्शन होगा इसका प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। जी हाँ, आपको सबसे पहले जब भी आप क्लास में जो है एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले पीके टेस्टिंग की जाती है। पीके टेस्टिंग मीन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ठीक है, बीएड में आपने जब क्लासेस लगाते हैं, एमटीपी लगाते हैं, तो उसमें बच्चों की सबसे पहले पीके टेस्टिंग चलती है क्लास में। इसमें बच्चों को देखा जाता है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो क्या उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत ज्ञान बच्चे को है भी या नहीं। ठीक है, जैसे कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए मीन की नॉलेज बच्चे को होना जरूरी है। ठीक है, तभी आप आगे टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पीके नॉलेज जो है आपकी प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर जरूरी है। ठीक है, राइट ऑप्शन इज 1।
Next question. Children construct naive theories about various phenomenon. In this background a teacher should. बच्चे जो हैं अनेक घटनाओं के बारे में कुछ सहजानुभूत नेव थ्योरी आपको पहले बताया था। सहजानुभूत नेव थ्योरी मीन्स बच्चे जो है अपने भोले वाले सिद्धांत अपनी मर्जी से ही जो है सिद्धांत बना लेते हैं। जैसे कि ट्रेन चल रही है तो पेड़ भी साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे कुछ सिद्धांत अपनी मर्जी से बना लेते हैं। तो इस सिचुएशन में एक टीचर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है, वो पूछा यहाँ पे। तो सबसे पहला चैलेंज दीज conception of the children through dialogue. सेकेंड, डिसमिस दीज आइडियाज़ दैट चिल्ड्रन हैव. डिसमिस तो कभी भी नहीं करना चाहिए बच्चों को ऐसे आइडियाज़ सोचने के लिए, ठीक है। बच्चे में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, भाई आने दो, ठीक है। इग्नोर चिल्ड्रंस आइडियाज़ एंड थ्योरीज. क्या बच्चों के जो आइडियाज़ है थ्योरीज इनको इग्नोर करना चाहिए? एक टीचर्स तो ऐसा कभी नहीं करेगा, ना डिसमिस ना इग्नोर. स्कोल्ड द चिल्ड्रंस फॉर हैविंग दीज आइडियाज़ दैट इंटरफेयर विद हर टीचिंग. और क्या आप बच्चों को डांट दोगे ये आइडियाज़ इनके लिए कि आप जब आप टीचिंग करोगे और बच्चा नए आइडियाज़ आपको लेके उसमें आता है, बच्चा कुछ बताता है, तो आप बच्चे को डांटोगे कि तुम मेरे शिक्षण में जो है वादा जो है डाल रहे हो, तो आप इसके लिए क्या बच्चों को डांट दोगे? ऐसा एक टीचर कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, चैलेंज दिस कंसेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग्स. बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए. एक अध्यापक को जो है साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी होती है, ठीक है। बच्चा अगर ये ट्रेन चल रही है, पेड़ साथ में चल रहे हैं, तो इसके बारे में एक टीचर को लॉजिक बताना चाहिए कि ये चीज़ ऐसी होती है, ठीक है। तो बच्चे को जो नेव थ्योरीज है उनको प्रमोट करना चाहिए एक टीचर को. तो राइट ऑप्शन इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन कोग्निशंस एंड इमोशंस. ये हमने पहले भी किया था, ठीक है, पेपर 1 में. कोग्निशन एंड इमोशंस में रिलेशनशिप कैसा होता है? कोग्निशन मीन हमारी समझ और इमोशंस मीन हमारी भावनाएं, ठीक है। आपको पता है इनमें बहुत ही गहरा संबंध होता है दोनों में. कोग्निशन जब हम इमोशनल होते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम हम दिमाग से जो है इमोशनली डिसीजन लें, ठीक है। तो इनमें जो है बहुत ही रिलेटेड जो है, दोनों रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से. तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहा है. इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स. क्या दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट तो है नहीं ये. यूनिडायरेक्शनल. इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशंस. क्या वो एक ही डायरेक्शन में है? क्या इमोशन ही इन्फ्लुएंस करता है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं सिर्फ? जी नहीं. यूनिडायरेक्शनल. क्या वो कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशंस? ये 22 वर्ष दे रखे हैं दोनों. अब जो कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशन, ये सिर्फ कॉग्निशन ही इन्फ्लुएंस करता है इमोशन को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. 4th है बाई डायरेक्शनल ए डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ. बिल्कुल सही. इन दोनों में जो है दो डायरेक्शंस में जो है रिलेशंस है, में दोनों के बीच में जो है एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, ठीक है. इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर. दोनों आपके रिलेटेड हैं, ठीक है, इंटर रिलेटेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग. कौन से फैक्टर, नीचे फैक्टर्स दिए गए हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ये आपने बताने हैं कौन कौन से वो फैक्टर हैं. सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. क्या बच्चे का इंटरेस्ट जो है मैटर करता है, अफेक्ट करता है लर्निंग को? देखिए अभी आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में, तभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है. जी हाँ, लर्निंग को अफेक्ट करता है, सही आंसर है. इमोशनली हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स. क्या जब बच्चा इमोशनली हेल्थ होगा, इमोशनली हेल्दी होगा, ठीक है, कोई एंजाइटी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तभी बच्चा सही ढंग से सीख पाएगा ना, तो ये भी सही है. पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी. जी हाँ, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. पेडागोजिकल मीन मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, इट्स ए साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है, तो ये भी मैटर करती हैं. सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. जहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं, जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, समाज के साथ रह रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है, वो भी बच्चों का जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है. सो ये चारों जो है ऑप्शन जो है, चारों फैक्टर अफेक्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. सो राइट ऑप्शन इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. ठीक है, नीचे एक एस्पेक्ट्स बताना है आपने इंपॉर्टेंट, जो कि मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. सबसे पहला सोशल इंटरेक्शंस, ड्रिल एंड रेपिटेटिव रिकॉल, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन. तो इनमें से सबसे पहला जो है सोशल इंटरेक्शन, जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो 3 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं लेव वाइगोत्स्की ने, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स है उसका. सबसे पहला है उसका सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चरल. तो उसका ही एक एस्पेक्ट दे रखा है सोशल इंटरेक्शन, जिसमें बच्चा जो है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं करके, इंटरेक्ट करके, समाज के साथ इंटरेक्ट करके जो है चीज़ों को सीखता है, ठीक है. और नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके हैं लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, ये भी नहीं होगा. पुरस्कार
पुरस्कार व दंड, ये तो बिल्कुल नहीं। और आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन जो कि आपके पेबलब ने क्लासिकल कंडीशनिंग दे रखी थी, ठीक है, डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। स्टिमुलेशन का काम बेल करती थी और रिस्पॉन्स में जो है सैलिवेशन और लार टपकती थी, ठीक है, दैट इज बेल प्लस फूड इक्वल टू सैलिवेशंस। वो इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन का जो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज सोशल इंटरेक्शन, जो कि ज्ञान में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है। सोशल इंटरेक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन व संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? मीन विद्यार्थी सिर्फ जो है रिवार्ड्स पाने के लिए ही वो चीज़ कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी संभावना जो है नीचे दी गई है, इनमें से कौन सी संभावना हो सकती है? तो फर्स्ट है डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड्स टुवर्ड लर्निंग। सेकंड, इंजॉय लर्निंग फॉर द शेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या वो लर्निंग को इंजॉय कर रहा है अंडरस्टैंडिंग के लिए? अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो बात चल रही है आपकी एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन की, ठीक है। परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवार्ड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रिवार्ड के बिना तो काम हो ही नहीं रहा है इस ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दे रखी है ऊपर। फोर्थ, सेट मास्टरी गोल फॉर देम सेल्फ रादर देन वर्क टू प्लीज अदर्स। मास्टरी गोल तो इंटरनल होते हैं और यहाँ पे तो एक्सटर्नल जो है मोटिवेशन की बात की गई है, ठीक है गाइज। इसके लिए आपको गाइज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंजिक जो मोटिवेशंस हैं उनका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 26 का सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की ये पिक है, आप देख सकते हो, ठीक है। इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंजिक मोटिवेशंस क्या होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक आपको पता है गाइज जो आपके अंदर से आती है, आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में इंजॉय आ रहा है और आपको पर्सनली सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन मीन अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे आपको कुछ गेन हो रहा है, कोई रिवॉर्ड्स जो है मिल रहा है। सो इस क्वेश्चन में वही चीज़ हो रही है, एक्सटर्नल मोटिवेशन इसमें आ रही है, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसमें आ रही है बच्चे में। सो मटेरियलिस्टिक जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड्स टुवर्ड लर्निंग। तो ये जो स्टेटमेंट ऊपर दे रखी है क्वेश्चन नंबर 27 में, इसमें सिर्फ बच्चा जो है उसमें मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड्स आता है लर्निंग के लिए, ठीक, क्योंकि जब उसे कुछ मिलेगा तभी काम करेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट, क्या यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है? जी नहीं। जब कल्चर डिफरेंट कल्चर हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कल्चर हैं, तो बाल्यावस्था भी जो है वो वहाँ पे यूनिवर्सली नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। अलग अलग जो है बच्चों का विकास होता है, अलग अलग बच्चों के विकास पे जो है अलग अलग कल्चर्स और सोशल का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, ठीक है। थर्ड है दैट चिल्ड्रन आर बोर्न इवल्स एंड हैव टू बी सिविलाइज, बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उनको सभ्य बनाना होता है, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो बहुत ही गंदा है, ठीक है। दैट चिल्ड्रन बिगेन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड इंटायरली बाय इन्वायरमेंट, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जी नहीं, प्याजे जो है की थ्योरी मानती है कि हर एक बच्चा जो है मानसिक और संरचना के साथ पैदा हुआ होता है, ठीक है, मेंटली एबिलिटी लेके पैदा हुआ होता है, ठीक है, शून्य से नहीं, हर एक बच्चा कुछ ना कुछ लेके पैदा हुआ होता है और 14 से 15 साल की उम्र में जो है अधिकतम विकास को वो प्राप्त करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज 2, ए सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, ठीक है। इसमें बच्चा जो है सोशल समाज के साथ इंटरेक्ट करके जो है चीज़ों को जो है सीखता है, तो बाल्यावस्था में बच्चा जो है इसी चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा जो है कॉन्टैक्ट में आता है। तो राइट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड की विशेषताएं इनमें से कौन सी है? तो आपको पता है मिडिल चाइल्डहुड जो है आपकी 7 से 11 बरस के बीच में होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेजेस पूछी है ये आपकी पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस दी हुई है, ठीक है। तो सब आपको पता है सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेजेस होती है 0 से 2 साल के बीच में, जिसमें बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, डेफर्ड इमिटेशंस, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर उसका होता है। सेकंड उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 साल, जिसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, इंट्यूशन उसमें आती है, मेक बिलीव प्ले वो करता है,
रिवर्सिबिलिटी ऑफ थाट्स उसमें होती है। थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11 साल के बीच में, जिसमें बच्चे में इंडक्टिव थाट्स आते हैं। कंजर्वेशंस रिवर्सिबिलिटी आती है बच्चे में, और क्लासिफिकेशंस और सीरियल वाइज चीज़ों को करना शुरू करता है। और फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 साल के बीच में, जिसमें बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग आएगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और आपकी हाइपोथेटिको जो है थिंकिंग उसमें आती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट वेरी रैपिड स्पेस। ये वाला ऑप्शन तो है नहीं बिल्कुल, ये तो 2 से 6 साल के बीच में जो है ये चीज़ होती है, ग्रो करता है बच्चा। एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप, ये आपको पता है, ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस है। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस में आएगा, ये भी नहीं आएगा मिडिल चाइल्डहुड में। थर्ड है चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली व्हाट कंक्रीटली। ठीक है, ये भी आपकी जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस हैं जो कि आपकी 7 से 11 साल के बीच में आएगी, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली व्हाट कंक्रीटली, मिडिल चाइल्डहुड का ये जो है एक स्टेज है। और फोर्थ देख लेते हैं, लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़। ये तो आपको पता है 0 से 2 साल के बीच में जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसका दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है मिडिल चाइल्डहुड का वो होगा चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली व्हाट कंक्रीटली। ठीक है, जिसमें बच्चा इंडक्टिव थाट सीखेगा। कंजर्वेशन इसमें आती है बच्चों की, और क्लासिफिकेशन करना सीखता है, और सीरीज़ में जो है चीज़ों को एडजस्ट करना, चाहे वो सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो, वो सारी चीज़ें सीखेगा। सो राइट ऑप्शन इज थर्ड। लास्ट क्वेश्चन इज फैमिली एंड नेबरहुड आर्स, परिवारों पास पड़ोस जो है बच्चों के समाजीकरण की जो है कौन सी प्रक्रिया है, इसमें कौन से एजेंसी में आते हैं। साइकोलॉजिकल एजेंसी ऑफ चिल्ड्रन, साइकोलॉजी एजेंसी ऐसे तो कोई है नहीं। प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज एंड सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये ही 2 एजेंसीज हैं बच्चों की। ठीक है, जिसमें बच्चा पहले सीखता है और दूसरे बार सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहला फैमिली एंड नेबर्स हमेशा आएंगे आपके प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, इसके सोर्स है, ये इसके सोर्स हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज 2। और सेकेंडरी सोशलाइजिंग में आपके स्कूल्स आते हैं, मीडिया आते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज 2, फैमिली एंड नेबरहुड आर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। तो गाइज ये थे टोटल 30 क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।